नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, हमने मिडिवल इंडिया की सीरीज़ शुरू कर दी थी और इस सीरीज़ के तहत हम आपको पहली क्लास प्रोवाइड करवा चुके थे कल। और आज की इस वीडियो में हमारी मिडिवल इंडिया की सेकंड क्लास रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा चौहान वंश। दोस्तों, कल की वीडियो में अगर हम रिवाइज कर ले तो कल की वीडियो में हमने 712 ईस्वी का समय काल पढ़ा था, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत की शुरुआत पढ़ी थी और मोहम्मद बिन कासिम का आगमन पढ़ा था और तुर्की साम्राज्य पढ़ा था। दोस्तों, आपके तुर्की साम्राज्य में हमने अलप्तगीन हो गए, सुबुक्तगीन हो गए और महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। दोस्तों, महमूद गजनवी वो राजा पढ़ा था हमने जिसने 1001 से लेके 1027 तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था और उसकी खास बात यह थी कि वो एक बार भी हारा नहीं था। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक शुरू होता है वो रहेगा हमारा चौहान वंश। दोस्तों, चौहान वंश जो है बड़ा फेमस वंश था, जिसमें जो फेमस राजा रहेंगे हमारे पृथ्वीराज चौहान रहेंगे। तो दोस्तों, चौहान वंश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। और चौहान वंश जो है वो 1139 ईस्वी में शुरू हो चुका था। और एक तोमर वंश होता था इससे पहले, उस तोमर वंश को समाप्त करके चौहान वंश आता है। और चौहान वंश जो है वो तोमर वंश को ख़त्म करके अस्तित्व में आया था। और अगर चौहान वंश का सबसे पहला राजा पूछ ले तो अर्णोराज रहेगा। और अर्णोराज का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1139 से लेके 1151 ईस्वी तक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मतलब 1139 से लेके 1151 तक जो शासनकाल रहा था वो अर्णोराजा का रहा था। इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या उठता है दोस्तों, इसने पहली बार जो है हरियाणा पर आक्रमण किया था, जिसमें ये असफल रहा था और तोमर वंश को जो है ये समाप्त नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों, चौहान वंश से पहले तोमर वंश अस्तित्व में रहा था और तोमर वंश को समाप्त करने के लिए अर्णोराज ने आक्रमण किया था, लेकिन वो तोमर वंश को समाप्त नहीं कर पाया। उसको समाप्त करने में ये असफल रहा था। दोस्तों, फिर इस काम को किसने पूरा किया? अर्णोराज के बाद आते हैं अगले राजा विग्रहाज चतुर्थ। और विग्रहाज चतुर्थ जो है 1151 से लेके 1156 तक राजा रहे थे। और 1156 से मतलब 1156 तक शासनकाल विग्रहाज चतुर्थ का रहा था। अर्णोराजा के बाद इस शासक ने चौहान वंश की नींव रखी और तोमर वंश को मिटाने में ये सफल रहे। तो दोस्तों, अगर आपसे पहले ये पूछ ले कि तोमर वंश पे किस चौहान वंश के प्रथम राजा ने हमला किया था या आक्रमण किया था, तो वो राजा अर्णोराज रहेंगे। लेकिन अर्णोराज जो है वो सफल नहीं हो पाए थे, वो असफल हो गए थे तोमर वंश को मिटाने के लिए। इसलिए विग्रहाज चतुर्थ जो है वो तोमर वंश को मिटाने में सफल रहे थे। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है। नहीं, टाइपिंग एरर नहीं, मतलब करेक्ट है। मैं सोचा कि अर्णोराज जो है वो तोमर वंश को मिटाने का नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है आपको कि जो अर्णोराज के बाद आया था राजा विग्रहाज चतुर्थ, उसने तोमर वंश को मिटाया था। लेकिन जो अर्णोराज के बाद इस शासक ने चौहान वंश की नींव रखी, किसने? विग्रहाज चतुर्थ ने। तो दोस्तों, मतलब अर्णोराज के बाद के राजा विग्रहाज चतुर्थ के बारे में ये लाइन लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अर्णोराज के लिए ये काम नहीं है, ये विग्रहाज चतुर्थ ने किया था। चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? विग्रहाज चतुर्थ ने। और तोमर वंश को मिटाने में कामयाब कौन रहा था?
विग्रह चतुर्थ, जिसका शासनकाल कब था, 1151 से लेकर 1156 तक। दोस्तों इस वंश में वैसे तो राजा हमने 2-4 जितने भी हैं वो देखे हैं, लेकिन जो शक्तिशाली और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट राजा रहने वाला है वो हमारा पृथ्वीराज चौहान रहेगा। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कहलाएंगे। तो दोस्तों हमने एक डिस्कस की थी बात कि एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। संस्थापक वो होता है जो किसी वंश की या किसी राज्य की नींव रखता है, और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उस वंश को शक्तिशाली बनाता है, उस वंश को शक्तिशाली शक्तियाँ प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि चौहान वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो पृथ्वीराज चौहान को कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही ऐसे राजा हुआ करते थे जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने गए हैं। तो दोस्तों किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा लगातार देखे जाने वाले क्वेश्चन हमारे पृथ्वीराज चौहान से ही रहने वाले हैं, और पृथ्वीराज चौहान को ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड जितने भी लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं, जो अब तक किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो सभी के सभी हमने डिटेल्ड से क्वेश्चन डाले हुए हैं अपनी PDF फाइल में। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस मिली हैं, इन सभी वीडियोस की PDF फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को कंप्लीट डिटेल से पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1182 में राजा बने थे, और 1182 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर के शासक होते थे, और 1182 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों कहा जाता है कि जो गोहाना नामक है वो हरियाणा में पड़ता है, वो पृथ्वीराज चौहान ने ही बसाया था। और अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में गोहाना नामक शहर या गोहाना नामक नगर किसने बसाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में होगा तो क्लिक कर देना। और गोहाना में अपने सेनापति दरिया के नाम पर दरियापुर का किला बनाया था। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। गोहाना नामक नगर किसने बसाया, पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना के अंदर जो सेनापति दरिया होते थे उनके नाम पर एक दरियापुर किला बनवाया था, वो भी किसने बनाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने लोगों को न्याय देने के लिए भिवानी में एक कचहरी की, जिसे आप कोर्ट बोल सकते हो, उसकी स्थापना की थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। दोस्तों इसने भिवानी में ही एक तोशाम की बारादरी की स्थापना की थी। और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि होता था चंद्रबरदाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो चंद्रबरदाई होगा दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि होता है चंद्रबरदाई, इसने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम होता था पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, तो क्या आएगा, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई कौन होते थे, वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होते थे। दोस्तों इस पुस्तक की कुछ बातों को NCERT ने झूठा साबित किया है। वो कैसे झूठा साबित किया है दोस्तों, हम जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी अंतिम में इस बात में को डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी बातों को झूठा साबित किया गया है, क्योंकि ये टॉपिक जब कंप्लीट आप पढ़ चुके होंगे तब आपको खुद ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक दिखाई गई हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वीराज चौहान के शक्तिशाली होने के कारण दोस्तों कौन कौन से होते थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान कहा तो जाता है कि बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी भी राजा के शक्तिशाली होने के कारण होते हैं कि या तो उसकी बैक मजबूत हो, यानी मतलब उसके पीछे मजबूत हाथ हो जो उसके किसी भी युद्ध में या किसी भी ऐसे संकट भरे समय में उसका साथ देते हों। इसलिए कोई भी राजा अगर जिसकी बैक या जिसकी पावर मजबूत है तो वो शक्तिशाली राजा ऑटोमेटिक कहलाता है।
तो दोस्तों चलिए पृथ्वीराज की शक्तिशाली होने के कारण पढ़ते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान खुद तो अजमेर के शासक होते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि भाई वो दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा था। वो दिल्ली उसके अंडर में कैसे आया दोस्तों, कि पृथ्वीराज चौहान के नाना होते थे अनंगपाल, और अनंगपाल जी ने ही दिल्ली को बसाया था। और जो दिल्ली है वो बाद में पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आ गया था। अनंगपाल भी शक्तिशाली राजा होता था क्योंकि उसका नाना होता था और उसके नाना ने दिल्ली को बसाया था। और जो राजा दिल्ली पर बैठता था, दिल्ली पर राज करता था, दिल्ली की गद्दी पर बैठता था, वो पूरे भारत पर राज कर लिया करता था। इसलिए दोस्तों अनंगपाल भी एक शक्तिशाली राजा माने जाते थे। दूसरी ओर क्या था दोस्तों, दूसरी ओर हांसी, यानी जो हिसार में पड़ता है आपके हरियाणा में, हांसी जो है जिसके शासक गोविंद राय होते थे, और गोविंद राय भी बहुत शक्तिशाली राजा माने जाते थे दोस्तों। वो भी इसके दोस्त हुआ करते थे और गोविंद राय इसका पूरा पूरा साथ दिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान का जो भी युद्ध हो, किसी के साथ भी युद्ध हो, गोविंद राय उसका पूरा पूरा साथ दिया करते थे। दोस्तों एक गढ़वाल होता है, गढ़वाल जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जगह का नाम है दोस्तों। तो गढ़वाल जो उत्तर प्रदेश का शासक होता था राजा जयचंद, तो ये राजा जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान का पूरा पूरा साथ देता था। राजा जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के दोस्त हुआ करते थे। आगे चलकर इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, तो धीरे धीरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आप सबको ये बातें क्लियर पता लग जाएंगी। सभी के सभी शक्तिशाली राजा होते थे, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत ही शक्तिशाली राजा माने जाते थे, क्योंकि उनके लिंक भी बहुत शक्तिशाली होते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उसके जीवन में कौन कौन से आक्रमण हुए। वैसे तो उसके जीवन में बहुत आक्रमण हुए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण माने जाते हैं, जिनसे किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अब तक देखने को मिलते आए हैं और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। HSSC में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है तराइन का युद्ध, और तराइन का युद्ध आपका प्रथम युद्ध हो गया, एक द्वितीय युद्ध हो गया, एक तृतीय युद्ध हो गया। ये तीनों युद्ध जो है HSSC की फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। HSSC में सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो गिने चुने यही क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध हो गया, और आपका 1014 में जो महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। तो ऐसे ऐसे कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो HSSC जिनको पॉइंट करती है। चलिए दोस्तों अब तराइन के तीनों के युद्ध जो बहुत डिटेल से हमने पढ़ने हैं, शुरुआत करते हैं हमारे प्रथम युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, 1191 में लड़ा गया था। होता क्या है दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी नामक एक राजा होता है, और मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा होता है, पाटन गुजरात का। मोहम्मद गोरी जो है दोस्तों पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 में। देखो दोस्तों इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी मोहम्मद गोरी की डिटेल पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी एक राजा होता था जिसकी डिटेल हम अलग से भी पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको इस राजा की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है उसके साथ जब मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि मोहम्मद गोरी ने 1178 पर आक्रमण किया, कहाँ पर, पाटन गुजरात पर। और इस आक्रमण में उस समय वहाँ का जो राजा होता था वो भीम द्वितीय, यानी मूलराज द्वितीय भी कह सकते हैं आप, वो हुआ करता था पाटन गुजरात में। और इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है, और इस युद्ध को हारने के बाद जो गोरी है वो 13 साल तक खूब तैयारी करता है। दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो दोस्तों देख लो 1178 से लेके 1191 के बीच में मोहम्मद गोरी ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि 1178 में जो मोहम्मद गोरी ने पाटन गुजरात में युद्ध लड़ा था, उसके बाद इसने डायरेक्ट जो युद्ध लड़ा था वो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। मतलब इनके बीच में एक भी युद्ध नहीं लड़ा। तो कह सकते हैं कि 13 साल तक उसने खूब तैयारी की थी। इस तैयारी का फ़ायदा उसने उठाया। उसने सोचा कि तूने 13 साल तक तैयारी की है तो तेरे को हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो तो शायद भूल गया था कि जिससे तेरा सामना होने वाला है, जिससे तेरा पाला पड़ने वाला है, वो तेरा भी बाप है।
पृथ्वीराज चौहान है, जिसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। तो दोस्तों देखो हुआ क्या, मोहम्मद गोरी जो है वो 13 साल की खूब तैयारी करके मैदान में आया कि भाई तू ही शक्तिशाली है और तेरे सामने कोई नहीं है। तो उसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो है वो भारत पर राज करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था। तो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही वो अपने राज्य से निकलता है, उस टाइम दिल्ली पे कौन बैठा था दोस्तों, दिल्ली गद्दी पे पृथ्वीराज चौहान बैठे थे। तो पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए वो निकल पड़ता है अपने राज्य से। इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिल जाती है। कैसे मिलती है दोस्तों, जैसे ही वो अपने राज्य से निकलता है, रास्ते में जो हाँसी हिसार पड़ता है, हाँसी हिसार से गोविंद राय जो है इस चीज़ की सूचना दे देता है कि आप पर मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए यानी आप पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी जो है अपने राज्य से निकल पड़ा है और आप अलर्ट रहें। दोस्तों ये बात तो मोहम्मद गोरी भी जानता था कि तू अकेला हो या पूरी सेना के साथ हो, पृथ्वीराज चौहान को तो हरा नहीं सकता। जैसे ही इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिल जाती है तो मोहम्मद गोरी सोचता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी होगी, और अगर पृथ्वीराज चौहान की सेना अगर बड़ी है तो उसको दिल्ली में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली से बाहर निकाल, और दिल्ली से बाहर निकाल के तब उससे युद्ध लड़, ताकि उसको मैं हरा सकूं। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली से बाहर निकालने के लिए, तरावड़ी पड़ता है दोस्तों आपके करनाल में। तरावड़ी वैसे HSSC जो है तरावड़ी को तराइन भी बोल देती है। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध है, तरावड़ी को तरोरी भी बोल देती है। जैसे कि पिछले कई एग्ज़ामों में तरावड़ी की जगह तरोरी को सही माना HSC में, लेकिन जो लास्ट टाइम SI का एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का HSSC का, उसमें ऑब्जेक्शन जिस भी बच्चे ने लगाया था तो तरावड़ी और तरोरी दोनों ही सही किए थे हमारे भूपेंद्र सिंह खदरी ने, भोपाल सिंह खदरी सॉरी। दोस्तों जो तरावड़ी करनाल के में पड़ता है, वहाँ के जंगलों में फंसा लिया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। दोस्तों इसकी छोटी सी हम स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। उस स्टोरी के तहत आप ये सारी की सारी पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री समझ जाओगे। दोस्तों होता क्या है कि स्टोरी शुरू कैसे हुई, मोहम्मद गोरी नामक जो राजा होता है वो जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़ता है आक्रमण करने के लिए, उसके दिमाग में ये आता है कि तू पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाएगा, चाहे तू अकेला हो या पूरी सेना साथ में हो। वो क्या करता है, वो सोचता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे ना कैसे दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश कर, जैसे ही वो बाहर आएगा तो उससे युद्ध करके तो उसके हरा दियो और दिल्ली की गद्दी हासिल कर लियो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है उसको पहले पता लग चुका होता है कि मोहम्मद गोरी का प्लान क्या है। मोहम्मद गोरी के इस प्लान को फेल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो पहले ही राजा जयचंद को बोल देता है कि तुम्हारी ओर से जैसे ही मोहम्मद गोरी आएगा उसको, मोहम्मद गोरी को वहीं के जंगलों में फंसाकर तुमने वहीं पर मार गिराना है उसकी सेना को। तो पृथ्वीराज चौहान जो है राजा जयचंद को पहले ही बता देता है कि तुम्हारी ओर से मोहम्मद गोरी बढ़ेगा आगे दिल्ली की ओर मेरे से युद्ध करने के लिए। तो राजा जयचंद क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए उसकी बात सुनकर अपने आसपास के जितने भी जंगल होते हैं उन जंगलों में बड़े बड़े गड्ढे खुदवा देते हैं। जैसे दोस्तों आपने मूवी में देखा, जंगलों में गड्ढे खुदवा के उनके ऊपर घास डाल देते हैं। जब भी कोई जो जानवर का शिकार वगैरह करते हैं तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं वो। तो ऐसे ही राजा जयचंद ने घास डलवा दिया था गड्ढे करके। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी की सेना आगे आई तो मोहम्मद गोरी की सेना आधी तो उन गड्ढों में ही फंस कर रह गई, और जौन सी सेना बची, जौन सी सेना आगे बढ़ी, उनको पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मार गिराया जंगलों के अंदर से ही तीरों के साथ। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी की जो सेना जैसे ही आते हैं जंगलों में तो वहाँ पर उनकी मतलब पृथ्वीराज चौहान की सेना छुपी हुई थी और उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिससे कि मोहम्मद गोरी की सेना आधी तो जंगलों में ही ख़त्म हो गई और आधी गड्ढों के कारण समाप्त हो गई। तो मोहम्मद गोरी की हार हुई यहाँ पर। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जो लड़ा गया उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की हार का कारण क्या बनती है दोस्तों, जंगल की
जो सेफ्टी जो राजा जयचंद ने की थी पृथ्वीराज चौहान के कहने पर, क्योंकि राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान का दोस्त होता था, जो वो कहेगा वही उसे करना था। तो दोस्तों राजा जयचंद ने किसका साथ दिया? पृथ्वीराज चौहान का। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दो दोस्त होते थे, गोविंद राय और राजा जयचंद। इन दोनों ने तराइन के प्रथम युद्ध में राजा जय इसका साथ दिया पृथ्वीराज चौहान का। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दोस्तों इस युद्ध को जीतने की खुशी में पृथ्वीराज चौहान ने एक पार्टी रखी। आपको पता है हरियाणा के बंदे कैसे होते हैं, छोटी सी छोटी खुशी नहीं मिली, पार्टी पहले ही कर ली। तो पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी रख ली। दोस्तों इस पार्टी से ही असली जो शुरुआत होती है युद्ध की, वो यहीं से होती है। वो कहते हैं ना दोस्तों, हर एक युद्ध का कारण और हर एक विनाश का कारण एक स्त्री होती है। तो दोस्तों इस पार्टी में उसी की शुरुआत होती है। दोस्तों होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान एक छोटी सी पार्टी रखता है और उस पार्टी में वो अपने सभी मित्रों को बुलाता है, सभी सगे संबंधियों को बुलाता है, यहाँ तक कि अपने नाना अनंगपाल को भी आमंत्रित करता है। तो दोस्तों आसपास के सभी राजा इस पार्टी में आते हैं, उसके सभी सगे संबंधी आते हैं, सभी मित्र आते हैं, उसके नाना तक आते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो उसका दोस्त होता है राजा जयचंद की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। राजा जयचंद के साथ उसकी बेटी संयोगिता भी इस पार्टी में आ जाती है, जिसको देखकर मतलब संयोगिता को देखकर पृथ्वीराज चौहान का मन व्याकुल हो उठता है और जिसको देखकर मतलब उसे प्यार उभर उठता है। वो सोचता है कि इससे सुंदर तो कोई स्त्री है नहीं, तेरी शादी अगर होगी तो संयोगिता से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। तो संयोगिता की जो सुंदरता है उसको देखकर जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहित हो उठते हैं और संयोगिता से शादी करने का फैसला बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज वाला सिस्टम अड़ जाता है यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान होते हैं हाई लेवल कास्ट के और जो राजा जयचंद होते हैं वो गढ़वाल जाति से होते हैं, नीची जात से। तो यहाँ पर जो उसके नाना होते हैं अनंगपाल, वो एक विलन का काम करेंगे, जो हीरो और हीरोइन को मिलने नहीं देंगे। तो राजा जयचंद भी इस शादी के खिलाफ होता है कि भाई मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता राजा पृथ्वी चौहान के पास। तो अनंगपाल जी इस शादी से मना कर देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तुम कहाँ हो और ये लड़की कहाँ है। तो उसको नीची जाति का कहकर, गढ़वाल जाति का कहकर उससे दूर कर देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं मानता। दोस्तों ये एक फिल्म की तरह ही है, जैसे आप फिल्मों में भी देखते हो कि हीरो नहीं मानता, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी विलन आए। तो लेकिन क्या करता है हीरो पृथ्वीराज चौहान, क्या करता है, राजा जयचंद की बेटी को भगा ले जाता है। दोस्तों राजा जयचंद को जब पता लगता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो नहीं मानने वाला, ना ही मेरी बेटी मानने वाली, तो वो ज़बरदस्ती से, जोर ज़बरदस्ती से अपनी बेटी संयोगिता की शादी रचा देता है। वो सोचता है कि अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन इस शादी की सूचना मिलते ही पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उसकी शादी के बीचों बीच संयोगिता को उठाकर ले जाते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। होता क्या है दोस्तों, वो संयोगिता को उसके स्वयंवर के दौरान ही उठाकर ले जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से क्या पता लगा आपको कि जो राजा जयचंद होता है वो जो पहले इसका दोस्त होता है, जो इसके युद्ध में, हर एक युद्ध में इसका साथ देता है, लेकिन वो अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। क्यों? क्योंकि राजा जयचंद की बेटी संयोगिता को उठाकर ले गया था। दोस्तों दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पृथ्वीराज चौहान सभी के सभी युद्ध जीतता था, तो जितने भी युद्ध जीतता था उसके अपोजिट में जितने राजा उसके दुश्मन होते थे वो सभी के सभी इससे बदले के प्यासे होते थे। वो राजा जयचंद के साथ हाथ मिलाते थे। वो मिलाते क्यों है दोस्तों अब? क्योंकि राजा जयचंद जो है वो अब इसका दुश्मन बन चुका था बहुत बड़ा, क्योंकि वो इसकी बेटी को भगा कर ले गया था। तो होता क्या है दोस्तों, इसकी सूचना ये तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगाकर शादी कर कर ले जाता है। राजा जयचंद गुस्से में आकर मोहम्मद गोरी को पत्र, मोहम्मद गोरी दोस्तों ये वही है जो तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था। तो दोस्तों वही कहते हैं ना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
राजा जयचंद गुस्से में आकर मोहम्मद गोरी को पत्र लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने सभी कहानी मतलब अपनी सभी कहानी बताता है मोहम्मद गोरी को कि ऐसे ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने मेरे साथ किया है, मेरे साथ उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है, वो मेरी बेटी को भी भगा कर ले गया है, तो मैं तुम्हारे साथ है ना युद्ध में साथ दूंगा, तुम दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करो और इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और पृथ्वीराज मतलब पृथ्वी राज चौहान के खिलाफ खड़ा हूँगा। तो अब बात आती है दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध की। अगले ही साल 1191 के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अब जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी अटैक करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की ओर बढ़ता है, तब राजा जयचंद उसका साथ देता है। राजा जयचंद को पता होता है कौन सा खड्डा कहाँ है, क्योंकि सब तो बनाए हुए उसी के थे, तो पहले ही उसे अलर्ट करके मोहम्मद गोरी को वो जंगल पार करवा देता है। जैसे ही वो जंगल पार करता है और पृथ्वीराज चौहान की ओर बढ़ जाता है और वहाँ जाकर वो धोखे से पृथ्वीराज चौहान को अटैक करके उसे बंदी बना लेता है। दोस्तों होता क्या है कि पिछली बार जो युद्ध हुआ था, जंगलों में गड्ढे खुदवाए थे राजा जयचंद ने, वो इस बार इस युद्ध में राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बता दिए थे और उसका साथ देकर उसे सतर्क कर दिया था। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, धोखे से जीत जाता है ऐसा कह सकते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर वो अपने गौर साम्राज्य में ले जाता है। दोस्तों इन दोनों युद्ध में राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ जो है हांसी के शासक गोविंद राय ने दिया था। देखो पहले युद्ध में साथ तो राजा जयचंद ने दिया था, एज ए मित्र दिया था, एज ए दोस्त उसका साथ दिया था, लेकिन इस युद्ध में राजा जयचंद जो है उसके दुश्मन बन चुके होते हैं, क्योंकि वो उनकी बेटी को भी भगा कर ले जा चुका होता है। तो इसलिए राजा जयचंद ने जो साथ दिया था वो मोहम्मद गोरी का दिया था। तो दोस्तों इन दोनों युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान का साथ पूछ ले किसने दिया था, गोविंद राय ने दिया था, जो उसका दोस्त होता था, हांसी हिसार का शासक हुआ करता था। और अगर मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो दोस्तों ये तो थे तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको एज ए स्टोरी के माध्यम से समझाने की। अगर आपको थोड़ी सी कहीं कमी महसूस हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको एक बार में वीडियो में टॉपिक क्लियर ना हो तो आप दोबारा से टॉपिक की ये वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो कवि चंद्र बरदाई की पुस्तक होती थी पृथ्वीराज रसो, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि एनसीईआरटी उसको झूठा साबित कर देती है, वो कैसे करती है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो कवि चंद्र बरदाई होते हैं उसकी जो पुस्तक होती है पृथ्वीराज रसो, उसके अनुसार जो मोहम्मद गोरी होता है वो अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है। जैसे कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ा हमने, धोखे से मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीतकर और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है, और मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को की दोनों आंखें निकाल देता है। लेकिन यह बात चंद्र बरदाई को पता चलती है और वो मोहम्मद गोरी के दरबार में जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे राजा की तो आंखें निकाल दी, लेकिन मेरे राजा में अभी भी एक खास बात और है। मेरा राजा अभी भी तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, वो किसी भी युद्ध में तुम्हारा पूरा साथ दे सकता है। उसने ये बात और कही कि तुम अगर ऐसे ही हार मानने के लिए बोल देते तो मेरा राजा तुम्हारा साथ दे देता, क्योंकि जो हमारे मतलब जो गुज्जर जाति, क्योंकि ये गुज्जर जाति से होते हैं ना, बिलोंग करते हैं, तो जो गुज्जर जाति के राजा होते हैं वो अगर मित्र बन जाते हैं तो अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। तो दोस्तों चंद्र बरदाई का कहना ये था कि जैसे ही हमारी जाति के राजा होते हैं वो हार जाते हैं तो वो पूरी उम्र भर तक गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, और अगर तुम इससे गुलामी करवाते तो इसके साथ मिलकर पूरे भारत पर राज कर सकते थे। चंद्र बरदाई ने यह भी कहा कि यदि इसकी आंखें निकल गई हो तो क्या हुआ, ये अब भी तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि इनको
शब्द भेदी बाण चलाना आता है। दोस्तों पूरे विश्व में बोल सकते हो या आप पूरी दुनिया में बोल सकते हो, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। एक तो रावण होता था और दूसरा पृथ्वीराज चौहान होता था। सिर्फ 2 ही लोगों को पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हो, पूरी दुनिया में शब्द भेदी बाण चलाने आते थे। तो उसने ये कहा कि ये अभी भी तुम्हारे काम आ सकता है, क्योंकि इसे शब्द भेदी बाण चलाना आता है। अगर कभी तुम्हारा युद्ध हुआ तो ये शब्द भेदी बाण से तुम्हें युद्ध जितवा सकता है, तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। शब्द भेदी बाण दोस्तों कौन से होते हैं? जो आवाज़ आने पर ठीक वहीं निशाना लगाए जहाँ से आवाज़ आती है। यह अभी भी आपके युद्ध में काम आ सकता है, इसने ये बात कही। इतना सुनकर मोहम्मद गोरी ने सोचा कभी चंद्रबरदाई झूठ बोल रहा हो इसको बचाने के लिए। तो उसने क्या कहा दोस्तों, चलो हम पृथ्वीराज चौहान का टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं ये कितना शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो इसने पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा ली। उसने कहा कि 10 सैनिकों को अलग अलग जगह खड़ा करूंगा और अलग अलग जगह खड़ा करके उनसे आवाज़ लगवाऊंगा। अगर तुमने सही निशाना लगा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो चंद्रबरदाई ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान को कहा कि राजा जी, आपको बचने का सिर्फ एक ही मौका मिल रहा है, ये आप कैसे ना कैसे करके आप इस टेस्ट में भाग ले लो। इस टेस्ट में जाने के लिए हाँ कर दो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। तो वो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान इस परीक्षा के लिए हाँ करता है तो मोहम्मद गोरी अपने 10 सैनिकों को अलग अलग जगह खड़ा कर देता है और उनको आवाज़ लगाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो 10 के 10 सैनिक आवाज़ लगाते हैं बारी बारी करके, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान जो है उन सभी को शब्द भेदी बाण से मार गिराता है। दोस्तों ये सब देखकर मोहम्मद गोरी बड़ा प्रसन्न हो उठता है और प्रसन्नता से वो ताली बजा कर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही ताली बजाता है उसे पता लग जाता है कि ये ताली मोहम्मद गोरी ने बजाई है, और उस ताली की आवाज़ सुनकर वो मोहम्मद गोरी पर भी तीर चला देता है, जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी पूरी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली राजा होते थे, मतलब वो अपनी दोनों आंखें खोने के बाद भी जीत जाते हैं युद्ध को, मोहम्मद गोरी को फिर भी मार गिरा देते हैं। तो दोस्तों जो अंतिम बात ये थी कि जो कवि चंद्रबरदाई थे उनके अनुसार उनका कहना ये था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान ने की थी शब्द भेदी बाण चलाकर उनके ताली बजाने से। परंतु एनसीईआरटी का कहना ये है, एनसीईआरटी ने इस बात को झूठा साबित किया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर मोहम्मद गोरी मर गया था 1192 में, तो जो 1194 में चंद्रावल का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच कैसे हुआ? क्योंकि जब मोहम्मद गोरी 1192 में मर चुका था तो 1194 में दोबारा कैसे युद्ध लड़ सकता है राजा जयचंद के साथ? इसलिए एनसीईआरटी इस बात को झूठा मानती है। तो दोस्तों ये तो थी एनसीईआरटी की झूठी बात, जिससे हमने पहले जिक्र किया था कि लास्ट में वीडियो के अंतिम में हम इस बात को दोबारा दोहराएंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट टॉपिक आपका चौहान वंश का, जिसमें हमने डिटेल्ड से एज ए स्टोरी भी कह सकते हैं आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। मोहम्मद गोरी का इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं किया हमने, बस हमने उन पार्ट में जिक्र किया जो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड रखते थे। मोहम्मद गोरी का स्पेशल एक वीडियो हम पढ़ लेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उस वीडियो के अंदर स्पेशल मोहम्मद गोरी का टॉपिक ले लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ा जो कि 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ा 1192 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध रहेंगे आपके। एचएसएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में एचएसएससी पूछ लेती है डायरेक्ट क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और कहाँ हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ और कहाँ हुआ। तो दोस्तों आपने याद रखने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारे मिडिवल इंडिया के टॉपिक कंप्लीट ना हो जाएं। यदि आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो
लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।